जय हिंद। एंशियंट हिस्ट्री का हम रिवीजन कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तक चीज़ों के बारे में रिवाइज कर लिया था। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे मॉडर्न एज के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे गुप्ता एज के बारे में और फाइनली हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता एज के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स के थ्रू आज हम पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न एज के बारे में। मॉडर्न एज के सोर्सेस क्या क्या हैं। मॉडर्न एज की बेसिकली हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। एक तो कई सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे अशोकन एडिक्ट्स हैं, स्तूपाज हैं, पैलेसेस हैं, केव आर्किटेक्चर है, यक्ष और यक्षिणी हैं। ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है मॉडर्न एज के बारे में। दूसरा, कौटिल्य ने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है इसमें बात की गई है मौर्यन एम्पायर के बारे में, इसमें बात की गई है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। विशाखा दत्त ने एक किताब लिखी मुद्रा काशा। ये जो मुद्रा काशा है ये भी बात करती है मौर्यन एज के बारे में। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी इंडिका, और ये जो इंडिका है इसमें भी जानकारी दी गई है मौर्यन एज के बारे में। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है मौर्यन एज के बारे में। और ये जो बुक्स हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनके नाम को याद रखना। कौटिल्य की किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। विशाखा दत्त की किताब का नाम क्या है? मुद्रा काशा है। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका है। अच्छा, ये जो मौर्यन एम्पायर है इसकी फाउंडेशन किसने रखी? चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और इस्टेब्लिश किया मौर्यन एम्पायर को। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैनिज्म में इनको कन्वर्ट करवाएगा कौन? भद्रबाहु इनको कन्वर्ट करवाएंगे जैनिज्म में। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनके कोर्ट में सेलिकस निक्टर जो हैं वो अपना एम्बेसडर भेजेंगे जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये वही मेगास्थनीज है जो कि किताब लिखेगा इंडिका। तो दो सिंपल चीज़ें, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और जैनिज्म में कन्वर्ट करवाएगा कौन? भद्रबाहु कन्वर्ट करवाएंगे। दूसरा, सेलिकस निक्टर अपना एक एम्बेसडर मेगास्थनीज इनके कोर्ट में भेजेंगे। फिर पावर में आए बिंदुसार। बिंदुसार जो हैं वो आजीविका सेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन से सेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? आजीविका सेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिंदुसार को ग्रीक लोग बुलाएंगे अमित्र चाता। क्या बुलाएंगे? अमित्र चाता। अमित्र चाता का मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज, अमित्र। तो अमित्र चाता किसको बुलाया गया? बिंदुसार को बुलाया गया। ये जो मौर्यन एम्पायर है इसमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजा हुए किंग अशोक। और अशोका की लाइफ में एक जो सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट है वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 BC में हुआ। कलिंग के युद्ध से पहले तक अशोका की जो पॉलिसी है उसको बुलाया जाता है बहरी घोष। क्या बुलाया जाता है? बहरी घोष या दिग्विजय। बेसिकली अशोका सब कुछ जीतना चाहते थे, लड़ाई के थ्रू, युद्ध के थ्रू, अग्रेशन के थ्रू। तो इनकी पॉलिसी को बुलाया जाता था बहरी घोष और इनको खुद को बुलाया गया चंड अशोक। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और इसको देख के अशोका ने अपनी ये जो बहरी घोष की पॉलिसी है इसको छोड़ दिया और धर्म के रास्ते पर चलने की शुरुआत करी। और फिर इनकी पॉलिसी को बुलाया गया धम्म घोष। क्या बुलाया गया? धम्म घोष या धम्म विजय। और खुद अशोका को बुलाया गया धम्म अशोका। बहुत सिंपल। कलिंग के युद्ध से पहले तक अशोका को बुलाया जाता था चंड अशोक और पॉलिसी को बुलाया जाता है बहरी घोष। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद अशोका को बुलाया गया धम्म अशोक और पॉलिसी को बुलाया गया धम्म घोष। क्या बुलाया गया? धम्म घोष बुलाया गया। अशोका ने बहुत सारे एडिक्ट्स लिखवाए। कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई? प्राइमरीली दो लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया, एक तो प्राकृत और दूसरी अरेमिक। प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया गया जो कि लिखी गई ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, और अरेमिक लैंग्वेज को यूज़ किया गया जो कि लिखी गई खरोस्ती स्क्रिप्ट में। तो कौन सी दो लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया? एक तो प्राकृत और दूसरी अरेमिक। अच्छा, अशोका के टेन्योर के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का दिखता था? एक तो डिस्ट्रिक्ट हेड हुआ करता था जिसको प्रदेशिका बुलाया जाता था। ये जो प्रदेशिका हुआ करता था इसको असिस्ट करते थे युक्ताज। युक्ताज बेसिकली सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स हुआ करते थे। फिर इसके नीचे ब्लॉक हुआ करता था और ब्लॉक को ऐड करता था गोपा। ये जो गोपा होता था ये 10-15 विलेजेस का हेड हुआ करता था।
और सबसे नीचे होती थी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली सबसे नीचे होती थी ग्रामीणी। सिंपल। डिस्ट्रिक्ट हेड हुआ करता था, प्रदेशिका हुआ करता था, जिसको असिस्ट करते थे युक्तास, जो कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हुआ करते थे। फिर ब्लॉक के लेवल पे गोपा हुआ करता था, जो कि 10-15 विलेजेस का हेड हुआ करता था। और सबसे नीचे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, जिसको बुलाया जाता था ग्रामीणी। ये जो अशोका का टेन्योर है, इस टेन्योर में स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, अशोका के टेन्योर के दौरान स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी। अशोका की 4 कैपिटल्स हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक अवंती, दूसरी कलिंग, तीसरी तक्षशिला और चौथी स्वर्णगिरी। कौन कौन सी 4 कैपिटल्स? अवंती, कलिंग, तक्षशिला और स्वर्णगिरी। अशोका अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगे बुद्धिज्म में, और ये इंपॉर्टेंट है, अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बुद्धिज्म में इनको कन्वर्ट करेगा कौन? उपागुप्ता इनको कन्वर्ट करेंगे बुद्धिज्म में। अच्छा, ये जो मौर्यन डायनेस्टी है, इसके लास्ट किंग हुए बृहद्रथ। कौन हुए? बृहद्रथ। बृहद्रथ को 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंगा जो है वो असैसिनेट कर देंगे, और इसके साथ मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो मौर्यन डायनेस्टी है या अशोका है, इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो तब हम पढ़ते हैं जब हम डिटेल में बात कर रहे होते हैं। ये दिमाग में रखना कि यहाँ पे हम सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। बेसिकली मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को ऑलरेडी आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा, अब सिर्फ आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को फटाफट से देख रहे हो। अगर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत फ्लो में चीज़ों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ तो सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की बात की जा रही है। तो इतना सा दिमाग में रखना। देखो, 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो ये जो बुक्स हैं, इन बुक्स के नाम याद रखना। कौटिल्य की किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। विशाखादत्त की किताब का नाम क्या है? मुद्रकाशा है। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म में कन्वर्ट होंगे, कौन कन्वर्ट करवाएगा? भद्रबाहु कन्वर्ट करवाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सेलिकस नेक्टर अपना एम्बेसडर भेजेंगे, जिसका नाम था मेगास्थनीस। बिंदुसार को ग्रीक लोग क्या बुलाते थे? अमित्राचाता बुलाते थे। अशोका की पॉलिसी कलिंग के युद्ध से पहले तक क्या बुलाई जाती है? बैरी घोष, और बाद में क्या बुलाई गई? धम्म घोष बुलाई गई। अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट होंगे, कौन कन्वर्ट करवाएगा? उपागुप्ता कन्वर्ट करवाएंगे। अशोका के टेन्योर के दौरान स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी। अच्छा, इसके साथ मौर्यन डायनेस्टी की बातचीत खत्म हो गई। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो होपफुली आपने खुद ही कर दी होंगी, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में। और पोस्ट मॉडर्न एज का टाइम पीरियड क्या है? 200 BC से लेके 300 CE के बीच में एग्जिस्ट करेगी पोस्ट मॉडर्न एज। और ये जो पोस्ट मॉडर्न एज है, इस फेज के दौरान कई सारे फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, जैसे इंडो ग्रीक्स आएंगे, साका किंगडम को स्टैब्लिश किया जाएगा, पार्थियंस आएंगे, कुशान्स आएंगे। ये जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स थे, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले रीजन में हो रहे थे। इसी टेन्योर के दौरान ये जो मगध वाला रीजन है, यहाँ पे रूल कर रही थी सुंगा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? सुंगा डायनेस्टी। और फिर जब सुंगा डायनेस्टी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे रूल करेगी कनव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? कनव डायनेस्टी। इसी फेज के दौरान उड़ीसा में ये जो कलिंग वाला रीजन है, यहाँ पे रूल कर रही थी खारवेला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? खारवेला डायनेस्टी। इसी फेज के दौरान ये जो डेक्कन वाला रीजन है, यहाँ पे रूल कर रहे थे सतवानास। कौन रूल कर रहे थे? सतवानास। और इसी फेज के दौरान ये जो सदर्न इंडिया वाला रीजन है, यहाँ पे चल रही थी संगम एज। बेसिकली इस मैप को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये पोस्ट मॉडर्न एज है, फेज सेम है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो इंडो ग्रीक्स हैं, जो कि फॉरेन इन्वेडर्स थे, ये जो सुंगास हैं, जो कि यहाँ पे मगध वाले रीजन में रूल कर रहे थे, और ये जो सतवानास हैं, जो कि डेक्कन वाले रीजन में रूल कर रहे थे,
ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज थे, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे सुंगा डायनेस्टी के बारे में। ये जो सुंगा डायनेस्टी है, इसकी कैपिटल कहाँ पे थी? विदिशा एमपी में थी। सुंगा डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, उन्होंने वैदिक रिलीजन को और अश्वमेध को रिवाइव किया। सुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने रखी? पुष्यमित्र सुंगा ने। अभी हमने बात की कि जो लास्ट मौर्यन किंग थे बृहद्रथ, उनको किसने असैसिनेट किया था? इन्हीं पुष्यमित्र सुंगा ने किया था। पुष्यमित्र सुंगा ने सुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। ब्राह्मण किंग थे, इन्होंने अश्वमेध की शुरुआत करी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पुष्यमित्र सुंगा जो है वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे। ही वॉज अगेंस्ट बुद्धिज्म। एक इंडो ग्रीक किंग हुए जिनका नाम था डिमेट्रिस। ये जो डिमेट्रिस हैं, इनको किसने हराया? पुष्यमित्र सुंगा ने हराया। एक जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि पुष्यमित्र सुंगा जो है ही वॉज अगेंस्ट बुद्धिज्म। फिर पावर में है अग्निमित्रा, और अग्निमित्रा को लेके एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, कालिदास का एक बड़ा फेमस टेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रा। मालविका अग्निमित्रा को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। मालविका अग्निमित्रा में बात की गई है अग्निमित्रा के बारे में। इसको भी याद रखना कि कालिदास का टेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रा। फिर पावर में है वासुमित्रा, और वासुमित्रा के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक और इंडो ग्रीक किंग हुए मिनेंडर, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता है मिलिंद। इनके बारे में पहले भी आपने सुना है। ये जो मिनेंडर हैं, इनको किसने हराया? वासुमित्रा ने हराया। फिर पावर में आए भगवता, और भगवता के लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इनके कोर्ट में एक सीरियन एम्बेसडर आए जिनका नाम था हेलियोडोरस। सीरियन एम्बेसडर हेलियोडोरस इनके कोर्ट को विजिट करेंगे, और ये जो एम्बेसडर्स हैं, ये जो फॉरेन विजिटर्स हैं, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हेलियोडोरस जो हैं वो अल्टीमेटली वैष्णविज्म को अडॉप्ट कर लेंगे, और विदिशा में हेलियोडोरस जो है वो एक गरुड़ स्तंभ बनवाएंगे। बहुत सिंपल। पुष्यमित्र सुंगा जो है ही वॉज अगेंस्ट बुद्धिज्म। कालिदास की मालविका अग्निमित्रा में बात की गई है अग्निमित्रा के बारे में, और भगवता के कोर्ट में आएंगे सीरियन एम्बेसडर हेलियोडोरस। अच्छा, ये जो सुंगा डायनेस्टी है, इसके लास्ट किंग का नाम था देवभूति, लेकिन ये जो देवभूति हैं, इनको इनके खुद के मिनिस्टर वासुदेव कनवा मार देंगे और स्टैब्लिश करेंगे कनवा डायनेस्टी को। एक ऋषि कनव हैं, ऋषि कनव को मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये जो कनव डायनेस्टी है, इसको डेक्कन के जो सतवानाज हैं वो अल्टीमेटली टॉपल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये जो कनव डायनेस्टी है ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक रूल नहीं करेगी। तो ये जो सुंगा डायनेस्टी है, इसकी भी जो दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको दिमाग में रखना। अच्छा, इसी फेज के दौरान कई सारे फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडिया में सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स को किसने इशू किया? इंडो ग्रीक्स ने किया। इंडो ग्रीक रूलर्स की अगर बात होती है तो सबसे पहले आए डिमेट्रिस। डिमेट्रिस जो है वो बैक्टीरिया के रूलर थे। कहाँ के रूलर थे? बैक्टीरिया के। इन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेट किया, इन्होंने पंजाब को इन्वेट किया, लेकिन अल्टीमेटली अभी हमने पढ़ा कि पुष्यमित्र सुंगा जो हैं वो इनको हरा देंगे। डिमेट्रिस के एक कमांडर थे अपोलोडोटस। अपोलोडोटस जो है वो सिंध को कॉन्कर करेंगे और उज्जैन तक मार्च करेंगे। और डिमेट्रिस के दूसरे कमांडर थे मिनेंडर, जो कि इंपॉर्टेंट है। मिनेंडर को पॉपुलरली बुलाया जाता है मिलिंद, और इन्होंने मथुरा को रूल किया। मिनेंडर को अभी हमने बात की कि वासुमित्रा जो है वो हरा देंगे, लेकिन मिनेंडर को लेके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर जाएंगे, और बुद्धिज्म में इनको कौन कन्वर्ट करवाएगा? नागसेना इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाएंगे। एक फेमस टेक्स्ट है मिलिंद पनाहो। मिलिंद पनाहो क्या है? मॉन्क नागसेना और मिनेंडर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड किया गया है इस मिलिंद पनाहो में। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये जो इंडो ग्रीक्स हैं ये सबसे पहली बार इंडिया में गोल्ड कॉइन्स को इश्यू करेंगे, और दूसरा मिनेंडर जो हैं वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट कौन करवाएगा? नागसेना करवाएंगे। और जो फेमस टेक्स्ट है मिलिंद पनाहो, उसमें बात की गई है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद के बारे में। अच्छा, फॉरेन इन्वेडर्स में फिर बात होती है साका किंगडम के बारे में, और ये इंडिया में आए 5 ब्रांचेज में। कितनी ब्रांचेज में? 5 ब्रांचेज में। जो पहले साका किंग थे
उनका नाम था मोगा। क्या नाम था? मोगा। लेकिन यूची किंगडम ने इनके ऊपर अटैक किया और ये दो में डिवाइड हो गए। एक हिस्सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था और इस नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले हिस्से को रिप्लेस किया यूची कुशांस ने। किसने रिप्लेस किया? कुशांस ने। और दूसरा गुजरात, एमपी और डेक्कन वाला जो रीजन था, वहां पे आए वेस्टर्न क्षत्रप्स। वहां पे रूल किसने किया? वेस्टर्न क्षत्रप्स ने किया। अगर क्षत्रप्स की बात करें तो इनके एक जो सबसे फेमस किंग हुए वो थे रुद्रादमन वन, और ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रादमन वन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इन्होंने गिरनार को रिपेयर किया। गिरनार को रिपेयर किया जहां पे सुदर्शन लेक हुआ करती थी। सुदर्शन लेक मैनमेड लेक हुआ करती थी। इस सुदर्शन लेक को रीबिल्ड किसने किया? रुद्रादमन वन ने रीबिल्ड किया। गिरनार में एक अशोका रॉक इंस्क्रिप्शन है जिसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है, जिसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है। और ये जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इसी में बात की गई है किंग अशोक की धम्म पॉलिसी के बारे में, जिसके बारे में अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, डेक्कन में जो सतवानास थे, वो सतवानास में एक राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिनके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे। ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, ये कंटेम्पररी थे रुद्रादमन वन के। तो रुद्रादमन वन जो है वो क्षत्रप रूलर थे। इन्होंने गिरनार को रिपेयर किया। बेसिकली इन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड किया। ये वही गिरनार है जहाँ पे अशोका का रॉक इंस्क्रिप्शन है, जिसको गिरनार इंस्क्रिप्शन बुलाया जाता है, जिसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बुलाया जाता है। इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में बात की गई है अशोका की धम्म पॉलिसी के बारे में। अच्छा, ये जो क्षत्रप्स हैं ये उज्जैन तक इन्वेड करेंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली 57 BC में इनको मालवा किंग विक्रमादित्य हरा देंगे। ये वही विक्रमादित्य हैं जो कि शुरुआत करेंगे विक्रम एरा की। इसके बारे में आपने सुना होगा। तो विक्रमादित्य जो हैं वो 57 BC में इस क्षत्रप डायनेस्टी को खत्म करेंगे और स्टैब्लिश करेंगे, शुरुआत करेंगे विक्रम एरा की। अगर क्षत्रप्स के लास्ट किंग की बात करें तो रुद्रासिम्हा इनके लास्ट किंग थे। अच्छा, दूसरी तरफ फिर बात होती है पार्थियंस के बारे में। कई सारे फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे हैं, तो तीसरे थे पार्थियंस। इनके बारे में बेसिक तौर पे याद रखो कि इनको साका पल्लवास की तरह से मेंशन किया गया पुरानाज में। ये ईरान वाले रीजन से आए। इनके फेमस किंग का नाम था गोंडोफेरनस। क्या नाम था? गोंडोफेरनस। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिश्चियनिटी का जो अराइवल है वो इन्हीं पार्थियंस के टेन्योर के दौरान देखने को मिला। बेसिकली सेंट थॉमस जो हैं वो अराइव करेंगे इन्हीं के टेन्योर के दौरान। फिर द वेरी पावरफुल कुशान्स आए। ये बेसिकली यूची ट्राइब का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि एक नोमैडिक ट्राइब थी। कुशान्स में जो सबसे पहले राजा थे वो थे कड़फेसिस वन। कड़फेसिस वन जो हैं इन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया। इन्होंने इंडो ग्रीक्स को हराया, साकास को हराया, पार्थियंस को हराया। इन्होंने खरोस्ती स्क्रिप्ट को यूज़ किया और इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। तो कड़फेसिस वन जो हैं वो फाउंडर हैं कुशान्स के, और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। फिर कड़फेसिस सेकंड आए। इन्होंने गांधार को कैप्चर किया, इन्होंने पंजाब को कैप्चर किया, इन्होंने मथुरा को कैप्चर किया और इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए जिनके ऊपर शिवा की पिक्चर थी। तो बेसिकली ये शिव जी के भक्त थे। इनके टेन्योर के दौरान ट्रेड और कॉमर्स इंक्रीज हुआ। देखो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, शिवा ऑन गोल्ड कॉइन्स ये आप याद रख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट रूलर हुए कुशान्स के वो थे कनिष्क। कनिष्क ने सिल्क रूट को कैप्चर किया। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि सिल्क रूट के बारे में आपको पता होगा। कनिष्क की दो कैपिटल्स थी, एक मथुरा और दूसरी परशपुरा, जो कि पेशावर में थी। कनिष्क ने साका एरा की शुरुआत करी। 78 CE में साका एरा की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने की। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने पैट्रोनाइज किया? कनिष्क ने किया। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और कनिष्क ने ऐसे गोल्ड कॉइन्स इशू किए जो कि सभी रिलीजन्स के लिए थे। सभी रिलीजन से रिलेटेड गोल्ड कॉइन्स को इशू किया कनिष्क ने। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो इन्होंने साका एरा की शुरुआत करी, दूसरा इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया। कनिष्क के कोर्ट में कई सारे स्कॉलर्स थे, फेमस स्कॉलर्स। एक थे नागार्जुना,
जिनको इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुना, जिनको इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है, वो कनिष्क के कोर्ट में थे। दूसरे थे अश्वघोष। अश्वघोष के दो बड़े फेमस टेक्स्ट हैं, एक है बुद्धा चरित्रा और दूसरा है सौंदर्य नंदा, जो कि संस्कृत काव्य है। तो बुद्धा चरित्रा और सौंदर्य नंदा ये दोनों किसके टेक्स्ट हैं? अश्वघोष के हैं। चारका, ये हैं फादर ऑफ आयुर्वेदा, जिन्होंने चारक संहिता को लिखा है। चारक फादर ऑफ आयुर्वेदा, जिन्होंने चारक संहिता को लिखा है। वासुमित्रा, इन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऑफ महाविभाषा दी। कौन सी? महाविभाषा, जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, वो किसने दी? वासुमित्रा ने दी। ये भी किसके कोर्ट में थे? ये भी कनिष्क के कोर्ट में थे। और फिर एस्सिलस जो है वो ग्रीक इंजीनियर थे और ये भी किसके कोर्ट में थे? ये भी कनिष्क के कोर्ट में थे। देखो, अश्वघोष और उनके दोनों फेमस टेक्स्ट बुद्धा चरित्रा और सौंदर्य नंदा, इसको याद रखना। चारका, ये फादर ऑफ आयुर्वेदा हैं और इनके टेक्स्ट का नाम क्या है? चारक संहिता, इसको भी याद रखना। नागार्जुन, इनको इंडियन आइंस्टीन बुलाया जाता है, इनको भी याद रखना। और बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, ये तो फेज चल ही रहा था। इसी टेन्योर के दौरान डेक्कन वाले रीजन में सतवाना डायनेस्टी थी। ये जो सतवाना डायनेस्टी है, इसके फाउंडर थे सिमुका। कौन थे? सिमुका। और ये एक जैन किंग थे। सतवाना डायनेस्टी में जो फेमस राजा हुए वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। और गौतमी पुत्र बेसिकली माँ के नाम से नाम निकला हुआ है, तो मैट्रिनियल नेम है। कुछ ही ऐसी डायनेस्टीज हैं हमारे पूरे हिस्ट्री में जहाँ पे मदर के नेम को इंपॉर्टेंस दी गई है। उनमें से एक है सतवानास की डायनेस्टी, नाम से पता चलता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और ये इस सतवाना डायनेस्टी के इकलौते ब्राह्मण राजा थे। नासिक इंस्क्रिप्शन है जो कि इनकी रुद्रा दमन के ऊपर जो जीत हुई थी उसके बारे में बात करता है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की जो जीत हुई थी रुद्रा दमन के ऊपर, उसके बारे में बात करता है नासिक इंस्क्रिप्शन। ये जो सतवाना डायनेस्टी है, इसी डायनेस्टी ने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था, जिनको बुलाया जाता है कर्षापंस। क्या बुलाया जाता है? कर्षापंस बुलाया जाता है सिल्वर कॉइन्स को। दो इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेसेस हैं, एक अमरावती। अमरावती में अमरावती स्तूपा को बनवाया गया, जो कि वाइट मार्बल से बनवाया गया है और इसको महाचैत्या भी बुलाया जाता है। और दूसरा नागार्जुन कोंडा। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट हेरिटेज हैं। सतवाना डायनेस्टी के दौरान दो इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेसेस की बात होती है, एक अमरावती, जहाँ पे अमरावती स्तूपा को बनाया गया वाइट मार्बल से, इसको महाचैत्या भी बुलाया जाता है, और दूसरा नागार्जुन कोंडा। अच्छा, अदर किंग्स की अगर बात करें तो एक हाला नाम के किंग हुए हैं। फिर एक नानगढ़ा इंस्क्रिप्शन है। नानगढ़ा इंस्क्रिप्शन जो है वो सतवाना डायनेस्टी के बारे में बात करता है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे जैसे वाकाटाका डायनेस्टी राइज करने की शुरुआत करेगी, वैसे वैसे ये जो सतवाना डायनेस्टी है इसके डिक्लाइन की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, स्तूपास की हम बात कर रहे थे, एक हमने बात की अमरावती स्तूपा के बारे में। एक सांची स्तूपा भी है जिसको महास्तूपा बुलाया जाता है। ये सांची स्तूपा क्या है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। देखो, बेसिक तौर पे एक तो सतवाना डायनेस्टी के टेन्योर के दौरान सिल्वर कॉइन्स को इशू किया गया, जिनको बुलाया जाता था कर्षापानास। क्या बुलाया जाता था? कर्षापानास। दो इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेसेस के बारे में आपने सुना ही होगा, एक तो अमरावती स्तूपा है जिसको महाचैत्या बुलाया जाता है, और दूसरा नागार्जुन कोंडा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात आती है कारवेला डायनेस्टी। कारवेला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? किंग कारवेला। किंग कारवेला को विशु राजा भी बुलाया जाता है। एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन बात करता है कारवेला डायनेस्टी के बारे में। लेकिन ये जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, इसमें संगम एज के बारे में भी बात की गई है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारवेला डायनेस्टी कहाँ पे पावर में आई? कलिंग, उड़ीसा में। कारवेला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो फॉलोअर्स थे जैनिज्म के, और इसलिए इन्होंने उदयगिरी केव्स को बनवाया और खांडगिरी केव्स को भी बनवाया। ये जो कारवेला डायनेस्टी है इसको भी थोड़ा सा बेसिक तौर पे दिमाग में रखना। फिर इसके बाद बात आती है संगम एज के बारे में, और संगम एज की शुरुआत होगी तमिल लिटरेचर के डेवलपमेंट के बाद। संगम एज के दौरान तीन डायनेस्टीज़ की बात की जाती है। कौन कौन सी तीन डायनेस्टीज़ हैं? एक है चोलास, दूसरे हैं चेरास, और तीसरे हैं पांड्यास। ये जो पांड्यास हैं ये तमिल पोइट्स के एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे जिसको बुलाया जाएगा संघ। और ये जो संघ है इसको कौन हेड करेगा?
सेंट अगस्त इसको हेड करेंगे। ये जो संघ है ये काम करेगा तमिल लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, ये जो तीनों डायनेस्टीज़ हैं, ये तीनों डायनेस्टीज़ के साथ में सिंबल्स एसोसिएटेड हैं। बेसिकली इन डायनेस्टीज़ के जो फ्लैग्स थे उनके ऊपर कुछ सिंबल्स थे। जैसे चेरास का जो फ्लैग था उस पर सिंबल था बो एंड एरो का, पांड्यास का जो फ्लैग था उस पर सिंबल था फिश का, और चोलास का जो फ्लैग था उस पर सिंबल था टाइगर का। बहुत सिंपल। चेरास के फ्लैग के ऊपर सिंबल था बो एंड एरो का, पांड्यास के फ्लैग के ऊपर सिंबल था फिश का, और चोलास के फ्लैग के ऊपर सिंबल था टाइगर का। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चेरा किंगडम। चेरा किंगडम के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था उसका नाम था मुजरिस पोर्ट। क्या नाम था? मुजरिस पोर्ट। ये जो चेरा किंगडम है इसकी जानकारी मिलती है पुगालूर इंस्क्रिप्शन से। कहाँ से मिलती है? पुगालूर इंस्क्रिप्शन से। एक टेक्स्ट है शिल्पादिगरम। शिल्पादिगरम जो है उसको लिखा है एलिंगो आदिगल ने। किसने लिखा है? एलिंगो आदिगल ने। और ये जो शिल्पादिगरम है इसमें बात की गई है कोवलन और माधवी की लव स्टोरी के बारे में। देखो, पढ़ने को तो और बहुत सारी चीज़ें इस चेरा किंगडम में, लेकिन बेसिक तौर पे अगर रिवाइज करें तो चेरा किंगडम के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो कौन सा था? मुजरिस पोर्ट। जानकारी कहाँ से मिलती है? पुगालूर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। एक टेक्स्ट है शिल्पादिगरम जिसको किसने लिखा है? एलिंगो आदिगल ने। और ये जो टेक्स्ट है ये कोवलन और माधवी की लव स्टोरी के बारे में बात करता है। फिर अगर बात करें चोलास के बारे में तो चोलास के अंडर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो कौन सा था? पूहर पोर्ट। कौन सा था? पूहर पोर्ट। और यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा था, यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स थे वो दिखाते हैं कि चोलास जो हैं वो रोमन एम्पायर के साथ में भी ट्रेड कर रहे थे। चोलास के एक बड़े फेमस किंग हुए जिनका नाम था कराईकल। क्या नाम था? कराईकल। कराईकल ने बैटल ऑफ वेनी लड़ी। बैटल ऑफ वेनी लड़ी किसके साथ में? चेरास के साथ में, पांड्यास के साथ में और 11 छोटे छोटे चीफ्स के साथ में, और इन सब को हराया कराईकल ने बैटल ऑफ वेनी में। इंपॉर्टेंट क्या है कि चोलास का जो पोर्ट था उसका नाम क्या है? पूहर। और फिर पांड्यास। पांड्यास की अगर बात करें तो इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट था कोरकाई। क्या था? कोरकाई। और पांड्यास की जानकारी मिलती है मदुराई कंजी से। कहाँ से? मदुराई कंजी से, जिसको लिखा मानगुडी ने। किसने लिखा? मानगुडी ने। अच्छा, संगम एज के दौरान जो इलीट लोग थे, जो रईस लोग थे, उनको बुलाया गया अरसर। क्या बुलाया गया? अरसर। जो फार्मर्स थे उनको बुलाया गया वेलालास। क्या बुलाया गया? वेलालास। और जो लोअर क्लास के लोग थे उनको बुलाया गया कडासियार। क्या बुलाया गया? कडासियार। इलीट लोगों को बुलाया जाता था अरसर, फार्मर्स को बुलाया जाता था वेलालास, और लोअर क्लास को बुलाया जाता था कडासियार। संगम एज के दौरान अगर सोसाइटी की बात करें तो मेन गॉड, मेन भगवान कौन से थे? मुरुगन। मेन भगवान कौन से थे? मुरुगन। एक स्पेशल स्टोन था नदुकल। नदुकल जो कि स्पेशल स्टोन था उसको वर्शिप किया जाता था। हैंडीक्राफ्ट पॉपुलर थे, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता था, फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस किया जाता था, रोमन्स के साथ में इनका फॉरेन ट्रेड भी था, और मेन पोर्ट कौन सा था? पूअर था मेन पोर्ट। एक और टेक्स्ट है थिरुकुरल। थिरुकुरल जो है उसको बाइबल ऑफ तमिललैंड भी बुलाया जाता है। थिरुकुरल जो है उसको लिखा है थिरुवल्लुवर ने। किसने लिखा है? थिरुवल्लुवर ने लिखा है। ये जो संगम एज है इसको भी दिमाग में रखना। अच्छा, इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। गुप्ता एज और रह गई है, गुप्ता एज और पोस्ट गुप्ता एज, उसके बारे में अगले सेशन में पढ़ लेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।